नमस्कार, मैं महेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका इस सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने अध्ययन कर रहे थे, पीछे क्लास में अध्ययन किया डीपीएसपी के अनुच्छेदों का। डीपीएसपी के अनुच्छेद अपने विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में आज कंटिन्यू करते हैं। अनुच्छेद 40 तक अपन ने बात की थी, अनुच्छेद 41 की बात करते हैं। ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से सवाल भी बनेंगे। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? भाग नंबर 4 में बात करता है। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं। तो आज की अपनी डीपीएसपी की लास्ट क्लास रहेगी। इसमें जो शेष अनुच्छेद बचे हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो अगला अनुच्छेद इसी क्रम में 40 अनुच्छेद तक अपने बात कर ली। अनुच्छेद आएगा 41, अनुच्छेद नंबर 41। 41 नंबर का अनुच्छेद क्या बोलता है? ध्यान से सुनना इन बातों को। 41 नंबर का अनुच्छेद क्या बोलेगा? 41 नंबर का अनुच्छेद यहाँ पे बोल रहा है कि सभी नागरिक, राज्य के सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, वह शिक्षा पा सके। ध्यान देना, क्या बात कर रहा है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, रोजगार व शिक्षा पा सके, रोजगार व शिक्षा पा सके। ध्यान देना, अनुच्छेद 41 में क्या निकल के आया? अनुच्छेद 41 बोलता है कि राज्य के सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, जो क्वालिफिकेशन है उनकी, उसके आधार पे वो रोजगार पा सके और शिक्षा पा सके। इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और है, वो क्या बोलता है कि बेकारी, बुढ़ापा या बीमारी, बेकारी, बुढ़ापा या बीमारी या असमर्थता की स्थिति में राज्य उनको लोक सहायता प्रदान करे। अपने यही तो बात की थी 41 में, जब अपनी सबसे पहली डीपीएसपी की क्लास हुई थी। वो इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आप पढ़ना जरूर। वहाँ पे अपने अनुच्छेदों को याद किया था कि उन अनुच्छेदों में क्या बातें हैं, और उनकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपन इन क्लासों में। तो समझ में आई बात? अनुच्छेद 41 में अपन ने, आपने क्लास नहीं देखी है तो देखना, अनुच्छेद 41 में अपन ने नाम लिखा था 41, एक नाम लिखा था 41। कह का मतलब काम मिले, राज्य का काम है सबको रोजगार दे, सबको काम दे। ता का मतलब तालीम, शिक्षा। देखो, शिक्षा, रोजगार दे, शिक्षा दे। और किसी विशेष स्थिति में, जैसे बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा या असमर्थता की स्थिति में उनको लोक सहायता दी जाए। क्या दी जाए? सरकारी सहायता दी जाए। तो लोक सहायता अपने यही तो पढ़ा था अनुच्छेद 41 में कि काम मिले, तालीम, शिक्षा मिले और लोक सहायता मिले। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, उसमें अपन ने अनुच्छेदों को याद किया था कि अनुच्छेदों में क्या है, उनकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपन इस क्लास में। ठीक है, तो वो क्लास आप जाके जरूर देखना। इसमें जो अगला पॉइंट था वो क्या था? 41 में एक पॉइंट, सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले व शिक्षा मिले, एवं बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा और असमर्थता की स्थिति में लोक सहायता दी जाए, सरकारी सहायता। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 41 इंपॉर्टेंट है। क्या निकल के आया इसमें कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार, राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार तो क्या मिले? रोजगार और शिक्षा मिले।
अगर कोई व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, या अगर वो बुढ़ापे में कोई व्यक्ति है, या वो बीमार है, या असमर्थता, वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो उनको ऐसी स्थिति में क्या मिले? लोक सहायता मिले, सरकारी सहायता मिले। सरकारी सहायता, जैसे आपको पता होगा कि सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती है, इनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है। मैं बात करूं इन योजनाओं की, योजनाएं चलाती है, आपने देखा मनरेगा चलाती है, और दिव्यांगों के लिए आरक्षण, दिव्यांगों के लिए आरक्षण, और आपने देखा होगा वृद्ध पेंशन, वृद्धों को जो बुढ़ापे में जो पेंशन दी जाती है, तो इस स्थिति में सरकार उनको क्या कर रही है? लोक सहायता या सरकारी सहायता पहुंचा रही है, सरकारी सहायता पहुंचा रही है। तो ध्यान दे लेना इस पॉइंट पे कि 41 क्या बोलता है, अनुच्छेद 41 डीपीएसपी में अनुच्छेद 41 क्या बोल रहा है कि राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त हो, एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता के स्थिति में उन्हें लोक सहायता प्राप्त हो, जिसके लिए सरकार समय समय पर अलग अलग योजना मतलब बनाती है, और उन्हें लाभ मिल भी सकता है और ना भी मिल भी सकता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि सरकार योजना बना रही है तो लाभ मिलेगा, अगर नहीं बना रही है, सरकार योजना नहीं ला रही है तो नहीं मिलेगा इनको लाभ, और नहीं मिल रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है अनुच्छेद 37 इस पर रोक लगाता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 41 समझ में आया होगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना इसको। चलते हैं आगे अनुच्छेद 42 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में, यहाँ से सवाल बनता है। पीछे बहुत सारी एग्जामों में यहाँ से सवाल आए हैं, डीपीएसपी में से सवाल आते भी हैं सवाल। तो इस चीज़ को भी अपन क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि अनुच्छेदों से सवाल डीपीएसपी में पूछे जाते हैं, अनुच्छेदों से सवाल पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है? अनुच्छेद 42 बोलता है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा, ऐसा प्रयास करेगा कि सभी व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े या अनुकूल अवस्था में कार्य कर सके। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि सभी व्यक्ति अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य कर सके, अपनी अनुकूल अवस्था में कार्य कर सके। तो ध्यान देना क्या लिखा गया है इसमें कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी व्यक्ति अपनी अनुकूल स्थिति में कार्य कर सके। मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि राज्य काम दे रहा है, लेकिन काम ऐसा भी तो होना चाहिए कि व्यक्ति काम कर सके। अब आपको पता है कि एक 70 वर्ष का व्यक्ति अगर उसको नरेगा पे बोल दिया जाए कि आप नरेगा पे जाओ, तो आपको पता है नरेगा कार्य नहीं कर सकता। तो ये राज्य का काम है, यह राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी व्यक्ति अपनी अनुकूल स्थिति में जिसके लिए जो काम है या जो जिस काम को कर सकता है उसके लिए उसी प्रकार का काम उसे दिया जाए। तो अनुच्छेद 42 राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी व्यक्ति अपनी अनुकूल स्थिति में कार्य कर सकें। इसमें एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 42 में एक पॉइंट और है। वो क्या बोलता है? स्त्रियों को प्रसूत सहायता के लिए उपबंध करेगा। स्त्रियों को प्रसूत सहायता के लिए उपबंध करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना, स्त्रियों को प्रसूत सहायता के लिए, स्त्रियों के प्रसूत सहायता के लिए उपबंध करेगा राज्य। ये चीज पूछता है कि स्त्रियों के लिए प्रसूत सहायता का उपबंध राज्य करेगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 42। कौन सा अनुच्छेद? 42। स्त्रियों को प्रसूत सहायता के लिए उपबंध करेगा। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 42 में। कौन से अनुच्छेद में बोला गया? 42
2 में बोला गया है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ से चीज़, क्लियर हो रहा है। 41 क्या बोल रहा था कि राज्य अपने नागरिकों को योग्यता के अनुसार काम दे और शिक्षा दे। अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापा, बीमारी या असमर्थता की कंडीशन में है तो उसे लोक सहायता दी जाए, उसे लोक सहायता दी जाए। अनुच्छेद 42 में अपन ने क्या बात की है, यहाँ पे ये बात की है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी व्यक्तियों को अपनी अनुकूल स्थिति में कार्य कर सकें। और इसमें एक पॉइंट और निकल के आया, वो क्या आया कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा राज्य, अनुच्छेद 42 में। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अनुच्छेद 43 की तरफ। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? अनुच्छेद 43, यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है धीरे धीरे। ये चीज़ इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ सकते हो, आराम से समझ में आएगी, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये चीज़, आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? मैंने बात की थी 43 में आपके सामने उद्योगों की, उद्योगों की बात की थी। मैंने क्या बोला, ऊ 3 है तो ऊ है और ऊ है तो उद्योग है। ये बात अपन ने पीछे क्लास में की थी, जब डीपीएसपी की सबसे पहली क्लास हुई थी अपनी, उसमें कि 3 है तो ऊ है तो उद्योग है। इसका मतलब यहाँ उद्योगों की बात होगी। सबसे पहले अनुच्छेद 43 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 43 बोलता है कि सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा राज्य। सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा कौन? राज्य। तो ध्यान देना, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। सहकारी आधार पर, ध्यान देना, अर्थात इसमें क्या लिखा गया? सहकारी। अनुच्छेद 43 क्या बोलता है कि सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग जो घर में छोटे उद्योग होते हैं ना, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं जिनमें कार्य घर पे कार्य किया जा सकता है, छोटे मोटे सिलाई वगैरह के जो काम होते हैं घर पे करते हैं, तो उन उद्योगों को सरकार क्या करेगी? उनके विकास के लिए उपबंध करेगी। यहाँ पे सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। किस अनुच्छेद में? 43 में। किस में? 43 में। ये सवाल बनता है, ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे आएगा अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A, कुछ स्टूडेंटों के मेरे पास कमेंट आए थे, उन्होंने क्या बोला कि सर आपने एक चीज़ बताई थी, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 39A, ये हम कैसे समझ पाएँ? तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, संविधान पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना, जहाँ स्मॉल ए की बात होती है ना, स्मॉल ए की बात होती है, वो चीज़ पहले नहीं मूल संविधान में थी, उसको बाद में नहीं जोड़ा जाता है। स्मॉल ए की बात होती है, वो उसको बाद में नहीं जोड़ा जाता है। और कैपिटल ए जहाँ है उसे बाद में जोड़ा जाता है, उसे बाद में जोड़ा जाता है, तो वहाँ कैपिटल ए लिखा जाता है, कैपिटल ए लिखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना, ध्यान रखना। 39A भी अपन ने पढ़ा, 39A ये भी अपन ने पढ़ा। तो ये चीज़ें जो थी ये पहले मूल संविधान में थी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये मूल संविधान में थी। लेकिन यहाँ अपन ने बात की अनुच्छेद 39 कैपिटल ए, जिसको आपने बाद में जोड़ा था, ये मूल संविधान में नहीं था। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये मूल संविधान में नहीं था। आगे चलते इसमें अनुच्छेद 39A, सॉरी 43A, अनुच्छेद 43A ये क्या बोलता है? ये बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों की बात करेगा, ये मैंने पहले बता दिया। तो ये बोलता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा कौन? राज्य। उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा या कदम उठाएगा उनके लिए कौन? राज्य। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 43A क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन की बात कर रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की या कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन प्रयास करेगा? राज्य। तो क्या पॉइंट निकल के आया? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को
भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो अनुच्छेद 43A क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। ये पूछा गया, ये सवाल पीछे एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 43A क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी जो उसमें मजदूर हैं उनकी बात कर रहा है, कर्मचारियों को भागीदार बनाने का प्रयास करेगा राज्य। अब देखो इसमें सर स्मॉल ए ना कि कैपिटल ए आया है, इसका मतलब इसे बाद में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि अनुच्छेद 43 तो क्या बोलता है कि सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा राज्य। सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा कौन? राज्य। लेकिन अनुच्छेद 43A क्या बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में जो कर्मचारी हैं उनकी भागीदारी बनाने का प्रयास करेगा कौन करेगा? राज्य करेगा। इसे बाद में जोड़ा जाता है, मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? सन 1976 में। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी। इसमें एक पॉइंट और है, अनुच्छेद 43B, इसको भी यहीं क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 43B क्या बोलता है? ये बोलता है सहकारी समितियों का उन्नयन करेगा कौन? राज्य। सहकारी समितियों का उन्नयन करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। क्योंकि डीपीएसपी किनको प्राप्त है? राज्यों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 43B क्या बोलेगा कि सहकारी समिति है ना, उनका उन्नयन करेगा राज्य। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा जाता है? 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसे जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। किसमें? भारतीय संविधान में। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 43 कवर हो गया। अनुच्छेद 43 बोलता है सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का विकास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। अनुच्छेद 43A इनमें ये इंपॉर्टेंट है, 43A इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में अगर उद्योगों का प्रबंधन हो रहा है तो उनमें कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य। इसे 42 मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट 43B ये बोलता है क्या कि सहकारी समितियों का उन्नयन करेगा राज्य, और इसे जोड़ा जाता है 97वां संविधान संशोधन 2011 में। कब जोड़ा जाता है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो उम्मीद करता हूँ कवर हो ही ये चीज़। अनुच्छेद 43 में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ में कंफ्यूज हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में उसका अपन क्या करेंगे? सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आगे चलते हैं। 44 बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। 44 जो पॉइंट है अच्छा है, और आज तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अनुच्छेद 44 में क्या है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो इस चीज़ को आज अपन यहीं क्लियर कर देते हैं कि अनुच्छेद 44 क्या बोलता है। आज के बाद इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि 4 और 4 क्या है? समान है। इसमें 4 और 4 क्या है? समान है 44 में। इसका मतलब ये समान की बात करेगा, बराबर की बात करेगा, बराबर की बात करेगा। किसमें बराबर की? किसमें बराबर की बात करेगा? तो ये बोलता है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो ध्यान देना इसमें क्या है?
कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर ये समान नागरिक संहिता क्या होता है? ये समान नागरिक संहिता क्या होता है? समान नागरिक संहिता, इसके लिए मैं उससे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि समान नागरिक संहिता क्या है। इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि क्रिमिनल होता है कांड, क्रिमिनल कांड बोलते हैं। जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। एक व्यक्ति है वो मुस्लिम धर्म का है, उसने किसी का मर्डर किया। एक व्यक्ति है वो हिंदू धर्म का, उसने मर्डर किया। एक व्यक्ति है वो बौद्ध धर्म का है, उसने मर्डर किया। तीन व्यक्ति अलग अलग समाज के हैं, तीनों ने मर्डर किया। अब तीनों को आपको पता है, तीनों को सज़ा जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक ही मिलेगी। क्या मिलेगी? एक ही सज़ा मिलेगी। क्योंकि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 14 नंबर का अनुच्छेद है वो यही तो बोलता है, यही तो बोलता है। अर्थात तीनों ने अगर एक जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब बनाया है या एक जैसा अपराध किया है तो उनको सज़ा भी क्या मिलनी चाहिए? एक मिलनी चाहिए या एक मिलती है। लेकिन समान नागरिक संहिता किन की बात करता है? ये बात करता है कि हमारे देश में सभी समाज की या सभी धर्मों की, जिसमें संपत्ति रखने की, सभी धर्मों में संपत्ति रखने का जो नियम कानून है या ज़मीन जायदाद जो पूर्वजों की जायदाद मिलती है, ज़मीन मिलती है, संपत्ति मिलती है, उनको किसके पास ये जाएगी उनका तरीका सब समाज का अलग अलग है। विवाह का मतलब शादी ब्याह का जो तरीका है वो सब समाज का, सब धर्मों का अलग अलग है। तलाक का, हिंदू धर्म में तलाक की प्रक्रिया अलग होती है और हिंदू धर्म में विवाह की प्रक्रिया अलग होती है, मुस्लिम धर्म में विवाह की प्रक्रिया अलग होती है, सिख धर्म में अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों को एक समान करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। किस आधार पे? कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे, समान नागरिक संहिता को लागू करे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म सभी समाज के जो संपत्ति के, विवाह के और जो तलाक के नियम कानून या जो कंडीशन जो होती हैं वो क्या हो? सबके लिए समान हो। ऐसा प्रयत्न करेगा कौन? राज्य। ऐसा प्रयत्न करेगा राज्य। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता चल रहा है, देख रहे होंगे आप कि संपत्ति, विवाह, तलाक है, इनकी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो सबकी क्या होती है? अलग अलग होती है। रस्में जो होती हैं अलग अलग होती हैं, अर्थात ये लागू नहीं है। लेकिन एक राज्य ऐसा है, ये सवाल पूछ सकते हैं, एक राज्य ऐसा है जिसमें ये आपका समान नागरिक संहिता कानून लागू है। वो राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अनुच्छेद 44 अर्थात समान नागरिक संहिता लागू है, पूर्ण रूप से लागू है। हो सकता है किसी राज्य में कुछ पॉइंट लागू हों, लेकिन पूर्ण रूप से की बात करता है तो कौन सा राज्य आएगा? गोवा आएगा। कौन सा राज्य आएगा? गोवा आएगा। समझ गए? इसमें एक केस भी हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ विवाद हुए थे, उनमें एक केस सबसे फेमस है साहेबानो केस 1985। एक केस हुआ था, इसमें इम्पोर्टेंट है वो साहेबानो केस है, 1985 में हुआ था। इसने क्या बोला था कि ये करीब 70 साल मतलब 73 ईयर्स ओल्ड महिला थी, साहेबानो नाम की, 73 वर्ष की महिला थी और इसके शादी को लगभग 14 ईयर मतलब 40 ईयर हुए थे, 40 साल हुए थे इसकी शादी को। और इसके हस्बैंड ने उसको क्या कर दिया? फिर तलाक दे दिया। ध्यान देना, इसके हस्बैंड ने इसको तलाक दे दिया जब इसकी उम्र थी करीब 73 ईयर्स, 73 वर्ष की ये महिला थी और इसकी शादी को लगभग 40 वर्ष हुए थे। तो इसके हस्बैंड ने इसको तलाक दे दिया। अब ये कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, न्यायालय में जब जाती है तो ये बोलती है कि कोई महिला, जैसे ये स्वयं थी, तो इसने बोला कि मैं अब 73 ईयर की महिला हूँ, अब बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ,
कहाँ जाऊँ, अर्थात उसके हस्बैंड ने तो उसको, उसके पति ने तो उसको तलाक दे दिया। क्या ये 73 ईयर्स ओल्ड महिला किसी और से तो शादी नहीं कर सकती, किसी और से शादी नहीं कर सकती, और वो अपनी आजीविका अर्थात वो अपना जीवन यापन भी करने में सक्षम नहीं है, जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। फिर आपने देखा होगा कुछ समय पहले 3 तलाक वाला जो आया था कि मुस्लिम समाज में 3 बार तलाक बोलते ही तलाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के मुद्दे बार बार उठते रहे, सुप्रीम कोर्ट इस पर समय समय पर निर्णय देते गए, लेकिन हर जगह ऐसा नियम कानून लागू नहीं है। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू है, पूर्ण रूप से लागू है। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 44 समझ में आ गया, अनुच्छेद 44 समझ में आ गया। आगे चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ, 45 की तरफ। तो थोड़ा सा ये याद रख लेना, थोड़ा सा ये याद रख लेना, साहेबानो 1985 का जो विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, थोड़ा सा ये याद रख लेना। लेकिन ये गोवा वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना जरूरी है। गोवा वाला ये सवाल पूछता है, अनुच्छेद 45 क्या बोलता है। देखो मूल संविधान में 45 में एक उपबंध किया गया था। मूल संविधान की जब मैं बात करूं कि मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था अनुच्छेद 45 में, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना कि मूल संविधान में यहाँ उपबंध किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मूल संविधान में ये उपबंध था 6 से 14 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये मूल संविधान में प्रावधान था। लेकिन ये चीज़ तो अपन ने अनुच्छेद 21A में भी पढ़ी थी, अनुच्छेद 21A या क में उसमें भी पढ़ी थी। तो इस चीज़ को बाद में थोड़ा सा स्थानांतरित मतलब परिवर्तन किया गया, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और यहाँ पे एक दूसरी बात लिखी गई, वो क्या थी, 86वां संविधान संशोधन 2002 में यहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया। और यहाँ पे क्या लिखा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा और उनकी देखभाल करेगा कौन, राज्य। ध्यान देना अनुच्छेद 45 मैंने क्या बताया कि मूल संविधान में इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो आपको ये पता है कि ये राज्य करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फिर इसकी जगह थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और क्या लिखा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसमें परिवर्तन करके लिखा गया कि यहाँ 6 से 14 ना करके और 0 से 6 वर्ष तक की बात करता है। अब ये 0 से 6 वर्ष तक की बात करता है, अर्थात इसमें लिखा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा तो दी जाए। अब आपको पता है 0 से 6 में 1 वर्ष का बच्चा भी आएगा, 2 वर्ष का आएगा, 2.5 साल का आएगा, तो वो बच्चा शिक्षा कैसे दे सकता है सर, वो पढ़ कैसे सकता है। पढ़ने का मतलब एक अकेला किताब पढ़ना नहीं होता, किताब पढ़ना नहीं होता, वो बैठना सीखेगा, उठना सीखेगा। जैसे आंगनवाड़ी में आप देखते हो ना, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप देखते हो बच्चे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, चलते फिरते, मतलब उनका जो रहन सहन है, देखभाल उनकी वहाँ पे की जाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ अब प्रोवाइड करवाएगा कौन, किसका काम है, ये राज्य का काम है। एक आपने सुना होगा मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना, ये भी इसी से संबंधित है, अनुच्छेद 45 से। मिड डे मील, तो ये पूछ लेता है मिड डे मील योजना भी किससे संबंधित है, अनुच्छेद 45 से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। 45 में क्या बोला कि मूल संविधान में 6 से 14 की बात करता, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में यहाँ पे क्या प्रावधान कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा मतलब रहन सहन, उठना बैठना चलना बोलना ये सीखना, उनकी देखभाल करना, ये काम किसका होगा, राज्य का होगा। किसका होगा, राज्य का। तो उम्मीद करता हूँ 45 क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया 45। आगे चलते हैं 46 की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है 45, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, नोट डाउन करते रहना। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है। 46 में मैंने आपको क्या बताया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अपने बात की थी सबसे पहले डीपीएसपी क्लास में कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्ग,
जो हैं उनके उद्धार की बात करेगा, मतलब उनको उन्नति की बात करेगा कौन? राज्य। कौन बात करेगा? राज्य। तो अनुच्छेद 46 क्या बोलेगा कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा, अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हित में अभिवृद्धि करेगा। अर्थ संबंधी, अर्थ का मतलब आप समझते हो, अर्थ संबंधी हित में अभिवृद्धि करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। तो क्या पॉइंट निकल के आया इसमें कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति, राज्य SC ST और अन्य दुर्लभ वर्गों, अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा तथा अर्थ। ध्यान देना यहाँ पे कि राज्य अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करेगा। शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करेगा या करने का प्रयास करेगा। ये काम किसका है? राज्य का है। ध्यान देना, अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि राज्य अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य दुर्लभ वर्गों को शिक्षा, अर्थ का मतलब आप समझ गए, अर्थ और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो 46 इतना कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, आपको इतना याद रखना जो मैंने आपको यहाँ से अपन ने अनुच्छेद 51 से लेके 44 तक जो अनुच्छेद याद किए थे कि विकास है वो कृषि करेगा, अनाज होगा, उधार होगा। तो यहाँ उधार की तो बात कर रहा है, उधार की तो बात कर रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्ग, जो राज्य में दुर्लभ वर्ग हैं, उनके उधार की बात ही तो कर रहा है कि उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा प्रयास? राज्य प्रयास करेगा। तो इतनी चीज़ का आप क्या रखना? ध्यान रखना। क्या रखना? यहाँ पे ध्यान रखना। आगे चलते हैं अनुच्छेद 47 की तरफ। अनुच्छेद 47, तो ये साथ साथ में लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, ताकि उनको बार बार पढ़ेंगे आप तो आराम से कवर हो जाएंगी चीज़ें। इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इनमें, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो दोबारा से ये चीज़ को आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ की समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 मैं एक साइड में वो चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। अनुच्छेद इधर जो अपनी पहली क्लास थी उसमें आपने थोड़ा सा कार्य किया था कि एक विकास नाम का लड़का है। विकास वो क्या करता है या क्या करेगा? कृषि करेगा। तो क्या होगा? अनाज होगा। अनाज होगा तो उनका क्या होगा या उसके परिवार का क्या होगा? उधार होगा। अब वो क्या ले सकता है? शिक्षा ले सकता है। तब वो सबके क्या आ सकता है? समान। यही तो बात की थी अपने, यही तो बात की थी। और इन्हीं अनुच्छेदों में इन्हीं को तो विस्तार से पढ़ रहे हैं अपन, इन्हीं को तो विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आपने देखो अनुच्छेद 45 में हमने शिक्षा की बात की, अनुच्छेद 46 में उधार की बात की, अब उधार की बात की, और अनुच्छेद 47 में हम अनाज से संबंधित बातें करेंगे। अनाज से संबंधित कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। राज्य का काम है कि लोगों का जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। और इसमें क्या बात करेगा? और इसमें क्या बात करेगा? और इसमें बात करेगा जीवन स्तर। अब यहाँ अनाज का मतलब पोषाहार, पौष्टिक भोजन। अनाज का मतलब पोषाहार, पौष्टिक भोजन मिलेगा तभी तो जीवन स्तर सुधरेगा, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसका प्रयास कौन करेगा? राज्य। इसका प्रयास कौन करेगा? राज्य। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट निकल के आता है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है। वो क्या है कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पदार्थ है, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पदार्थ है, मतलब जैसे शराब, अन्य नशीले पदार्थ हो गए, उन पे राज्य रोक लगाएगा या उन्हें प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा, उनको प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। तो क्या पॉइंट निकल के आया अपने पास? इसमें क्या पॉइंट निकल के आया कि राज्य
राज्य लोगों के स्वास्थ्य स्तर, राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। क्या पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, सुधारने का प्रयास करेगा। अरे अच्छा अनाज मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, अच्छा अनाज पौष्टिक भोजन मिलेगा तभी तो जीवन स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 47 में यही तो बात की अनाज की, अनाज मतलब पौष्टिक भोजन की बात की यहाँ पे कर रहा है कि अच्छे स्तर का या अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा तो जीवन स्तर सुधरेगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो ध्यान से सुन लेना कि राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है जो मैंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों को प्रतिबंधित करेगा राज्य। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों को प्रतिबंधित करेगा। ध्यान देना, इस पे 2 पॉइंट निकल के आए कि राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें बोला है कि जो नशीले पदार्थ हैं जैसे शराब हो गई, कोई अन्य नशीले पदार्थ हैं, उनको बंद करने का, बैन करने का या उनको प्रतिबंध, उनको रोकने का प्रयास करेगा। कि स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पदार्थ हैं उनको प्रतिबंधित करेगा। कौन? राज्य। किस अनुच्छेद में? 47 में। किसमें? 47 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जहाँ आपने देखा कई स्टेटों में शराबबंदी होती है, मतलब शराब को क्या किया जाता है? रोक लगा दी जाती है शराब पे। तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 47 के तहत ऐसा प्रयास राज्य कर सकता है, उन पर रोक लगा सकता है। DPSP में ये अनुच्छेद 47 में बोला गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई। चलते हैं अनुच्छेद 48 की तरफ। 48 क्या बोलेगा? कृषि से संबंधित बात करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि से संबंधित बात करेगा। क्या बात करेगा उसकी बात करते हैं अब। अनुच्छेद 48 जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये चीज़ें, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ ली इनको तो आराम से आप कवर कर सकते हो। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। नंबर 1 पॉइंट आया कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। नंबर 2 पॉइंट, दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास करेगा और उनके वध पर रोक लगाएगा। जैसे गोहत्या होती है ना, जैसे गोहत्या बैन किया गया, मतलब गोहत्या नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है गोहत्या पे, तो ऐसे ही वध पे रोक लगाएगा या लगा सकता है कौन? राज्य। तो इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। कृषि से संबंधित 48 बात कर रहा है, कृषि से संबंधित है, जहाँ कृषि होगी मैंने बोला वहीं पशु होंगे, जहाँ कृषि होगी वहीं पशु होंगे। तो राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। नंबर 2 पॉइंट इसमें क्या आता है कि दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा।
दुधारू और वाहक पशुओं की, दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार एवं उनके वध पर रोक लगाएगा। ध्यान देना, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, अनुच्छेद 41 का पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। आराम से, ये चीज़ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ समझ में आ रही है आपके, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि राज्य कृषि और पशुपालन को, जो कृषि और पशुपालन का जो तरीका है उनको वैज्ञानिक समझते हो आप, और आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट इसमें, जो दुधारू पशु हैं या वाहक पशु हैं उनकी नस्लें सुधारने का प्रयास करेगा, और उनको अगर उनका वध हो रहा है तो उस पर रोक लगाएगा। उनका अगर वध हो रहा है तो उस पर रोक लगाएगा कौन? राज्य। कौन लगाएगा? राज्य। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें जो अनुच्छेद 48 में बात करता है, नंबर 1 पॉइंट कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें जो दुधारू और वाहक पशु हैं, उनकी अच्छी नस्ल को सुधारने, मतलब उनकी नस्लों को सुधारने और उनके वध पर रोक लगाएगा, या उनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। इसको नोट कर लेना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को थोड़ा सा नोट जरूर करना, और बार बार इस चीज़ को पढ़ना। आप यहाँ से सवाल बनेगा, कवर होगा, आराम से कवर होगा। फिर इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 48A जोड़ा जाता है। वो क्या बोलता है? वो भी इसी से संबंधित है, इसमें जोड़ा गया है तो इसी से संबंधित होगा, और इसी से संबंधित है अनुच्छेद 48A। ये क्या बोलता है? तो ध्यान देना इस पॉइंट पे, अनुच्छेद 48A ये क्या बोलता है? ये बोलता है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य। क्या बोलता है कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। पर्यावरण एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा या सुरक्षा करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? सुरक्षा राज्य। कौन करेगा? राज्य की यहाँ बात कर रहा है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, अनुच्छेद 48A बाद में जोड़ा जाता है, और इसको जोड़ते किस विधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। तो क्या पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि 48 ये बोलता है कि पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा कौन? राज्य। कौन करेगा? राज्य करेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी चीज़ें। आप आज अपन ने इस क्लास में बात की है अनुच्छेद 41 से लेके अनुच्छेद 48 तक, अनुच्छेद 41 से लेके अनुच्छेद 48 तक। तो अपनी इसकी एक क्लास और रहेगी, उसमें अनुच्छेद 49, 15, 51 की अपन बात करेंगे। फिर अपन उसमें बात करेंगे कि मौलिक अधिकार मतलब FR, फंडामेंटल राइट, और DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें क्या अंतर है, उनकी अपन बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर ये चीज़ अच्छी लगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं और उनको वो कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उनके पास वो कंटेंट नहीं है, तो उनके पास भी ये चीज़ें शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।